प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा आपका पता है कि दिल्ली पुलिस के लिए हम विशेष क्लासेस करा रहे हैं, उसी में जो सामान्य अध्ययन है और जिसका जो वेटेज है जो दिल्ली पुलिस के लिए वो 50 नंबर, इसमें पूरे प्रश्न जो 100 जो इसका पेपर की स्कीम है उसमें 100 मार्क्स इस पेपर में होगा और उसमें से 50 मार्क्स जीएस सेक्शन के हैं जिसे सामान्य अध्ययन आप कहते हैं। इस सामान्य अध्ययन के लिए हमने दो पार्टों में से डिवाइड किया। पहला सामान्य अध्ययन वाला जीएस वाला पोर्शन और दूसरा हमने किया उसमें हमने रखा इसमें करंट अफेयर सेक्शन। तो हम इसके साथ साथ आपको जीएस सेक्शन करा रहे हैं और करंट अफेयर सेक्शन करा रहे हैं। जीएस सेक्शन में हमने पहले स्टैटिक जीके को लिया जिससे लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं, वहीं करंट अफेयर से 10 से 12 प्रश्न होंगे। उसके बाद आज जो हम विशेष टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए हैं या जिस सामान्य अध्ययन का जो जिससे कम से कम 7 से 8 प्रश्न बनते हैं वो है हिस्ट्री और इतिहास। तो इतिहास को आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि कोई भी प्रश्न इतिहास से संबंधित आपसे छूटे ना। एक एक सेक्शन, एक एक पॉइंट, एक एक तरीके से हम कराएंगे ताकि आप इसके लिए तरीके से अभ्यस्त हों और कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत सामान्य अध्ययन की। और इतिहास आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है और सब व्यक्ति विशेष का, स्थान का, सबका अपना अपना इतिहास। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। सबसे पहले आप समझिए इतिहास जिसे आप हिस्ट्री कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई घटित घटनाओं का, जो पूर्व में घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं का काल के अनुसार, उन घटनाओं का जो घटनाएं पूर्व में घटित हुई हैं वो काल के क्रम में, घटनाओं का जो घटनाएं पूर्व में घटित हुई हैं, जो घटनाएं मान लो आज से पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो जिस कालखंड में हुई उस कालखंड के क्रम के अनुसार वर्णन ही इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। तो सीधी बात कि जो भाई पूर्व में घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं का क्रम के अनुसार वर्णन करना ही इतिहास कहलाता है, सीधी बात। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब सुविधा अनुसार कि भाई हम इतिहास का अध्ययन कैसे करें, तो हमारे जो पुराने इतिहासकार हैं उन्होंने सुविधा अनुसार इसे 3 भागों में डिवाइड कर। पहला कि भाई प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री। और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर? भाई इतिहास की परिभाषा क्या है कि प्राचीन जो घटित घटनाएं, जो पूर्व में घटित घटनाएं हैं, उनका काल के क्रम अनुसार वर्णन ही इतिहास कहलाता है। जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने इसे सही से तरीके से जाके समझाने के लिए इसे 3 पार्टों में क्या किया, डिवाइड कर लिया सुविधा के लिए। और वो पार्ट क्या क्या है कि भाई प्राचीन भारत का इतिहास जिसे आप एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब सबसे पूर्व में हम जिस के बारे में बात कर रहे हैं वो है भारत, हमारा प्यारा भारत, उसके इतिहास के बारे में। क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, हमारा है भारत से संबंधित इतिहास। भारत के संबंध में व्यक्ति, कालखंड, घटनाएं, उन तमाम बातों का जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जिनका बड़ा योगदान है उनको देखेंगे और उनसे संबंधित इतिहास की हम जानकारी होनी चाहिए। तो भारत देश के बारे में, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा या भारत को अन्य किस नामों से जानते हैं, तो एक एक पॉइंट बड़ा जानने का है। और आपने देखा भी होगा कि हाल फिलहाल में G20 में भारत के नाम पर बड़ी परिचर्चा रही कि जो इंडिया के बारे में है, अब इंडिया को भारत के नाम से, मूलभूत रूप से भारत जाना जाएगा।
इंडिया को मूलभूत में, इंडिया जो है उसे मूलभूत रूप से क्या, भारत, हमारा प्यारा भारत। तो हम समझते हैं उसी भारत देश के नामों के बारे में कि पूर्व में, हिस्ट्री में इसे किन किन नामों से पुकारते हैं। तो सबसे पहले भारत, भारत कैसे पड़ा, हमारे यहां दुष्यंत राजा हुए, दुष्यंत राजा हुए, उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर इसको भारत कहा जाता है। तो पूर्व में जो दुष्यंत राजा हुए, उनके जो पुत्र भरत थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। दूसरा, इसको जम्बूद्वीप भी कहते हैं भाई, इसको जम्बूद्वीप भी कहते हैं। तो जम्बूद्वीप क्या था, जो हमारे जो भारत के आसपास जो भारत परिक्षेत्र रहा है उसके चारों तरफ जामुन के जो पेड़ रहे, उन्हीं जामुन से क्या हुआ कि उसी के नाम पर क्या हुआ, जम्बूद्वीप भी इसको कहा जाता था। और हिंदुस्तान इसे किसने नाम दिया, भारत को हिंदुस्तान नाम किस लिए दिया, तो जो ईरानी आए, ईरानी जो लोग आए, उन्होंने इसको हिंदुस्तान नाम दिया। क्या नाम दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। हिंद किसने दिया, हिंद नाम किसने दिया, वो दिया अरबों ने, अरबों ने इसको क्या नाम दिया, वो दिया हिंद। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि इंडिया किसने कहा, इंडिया किसने कहा, प्रश्न बनता है। तो इंडो यूनानी, और इंडो यूनानी कौन, अंग्रेजों ने इसे क्या कहा, इंडिया कहा। इसी को आर्यव्रत भी कहा जाता है, इसको आर्यव्रत भी कहा जाता है। आर्यव्रत, आर्यों का मूल स्थान, निवास स्थान यह रहा, उसी के नाम पर इसे आर्यव्रत भी कहा जाने लगा। तो इस तरह हमने देखा कि भारत के क्या क्या नाम रहे हैं पूर्व में। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो भैया अब जब ये हम शुरुआत किसकी करने जा रहे हैं, शुरुआत हम जो कर रहे हैं वो प्राचीन भारत से, कि भाई इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम अब शुरुआत किससे करने जा रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। अब छोटे भाई बहनों एक बात बताओ कि जो प्राचीन भारत है, सबसे पहले भाई जाने कि प्राचीन भारत होता क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलेगी। जो प्राचीन भारत के कालखंड में जो घटनाएं पूर्व में इतिहास में घटित हुई, उन घटनाओं को हमें कैसे पता लगेगा, भाई वो घटनाएं घटित कहां से हुई, कैसे घटित हुई, उनके बारे में हमें ज्ञान कहां से मिलता है। तो वो ज्ञान जो मिलता है, स्रोत जो मिलता है, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है, भाई उस समय हम लोग तो थे नहीं, हम नहीं थे तो कौन लोग थे, किन्होंने बतलाया, कहां से हमें उनकी जानकारी मिलती है। जैसे हम पूर्व में अपने बाबा दादा या परदादा या उनसे परदादा या उनके कोई कालखंड रहे हैं या उनकी कोई स्मारक रहे हैं या कोई उनके बारे में हमें बुजुर्ग लोग बताते हैं, तभी तो हमें कोई उनसे संबंधित जानकारी होती है। तो उसी तरीके से जब प्राचीन हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ते हैं, उनके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो उनसे कोई जानकारी मिलेगी और उन जानकारियों के आधार पर ही हमें पता लगता है कि हमारा प्राचीन इतिहास कितना समृद्ध रहा है, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध रही है। तो उनके बारे में जानकारी करने हेतु तो हमें उनके स्रोतों के बारे में, कि वो स्रोत क्या क्या हैं जिनके बारे में हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके स्रोत क्या क्या है, 2 स्रोत है, एक तो पुरातात्विक स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। कौन कौन से स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और क्या है, साहित्यिक स्रोत। इस तरीके से बढ़ते हैं अगले पॉइंट की, क्या क्या प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलेंगी। एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत, तो जो 2 स्रोत है उनमें सबसे पहला है स्रोत होता है जिनसे हमें जानकारी, सोर्सेस, वो सोर्सेस क्या है जिनसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा, उन कालखंडों के बारे में पता लगेगा कि भाई हमारा इतिहास कितना शानदार रहा है या कैसे घटनाएं वो घटित हुई, जिन उनके बारे में एक एक करके पॉइंट समझते हैं। और वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो है, पुराने सोर्सेस क्या है भाई, उनमें अभिलेख है, उनमें उपकरण हो सकते हैं, उसमें मृदभांड हो सकते हैं, वो कलाकृतियां या मूर्तियां उन जिनके माध्यम में हम अपने पुराने इतिहास के बारे में, कोई भवन है, कोई स्मारक है, कोई मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, इन सभी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, इनके माध्यम से भी हमें अपने प्राचीन हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगले पॉइंट क्या है, साहित्यिक स्रोत। जो पहला था वो था आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये क्या है, लिटरेचर सोर्सेस।
लिटरेचर सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत जो है वो भी दो भागों में डिवाइड किया। एक तो हमारे क्या है लोकल जो देसी हैं वो जो हमारे भारत के हैं, और एक क्या थे जो विदेशी थे, जो विदेशी लोग हमारे यहाँ या आक्रांत आए उनके साथ लोग आए या यात्रा पे कोई आए उन्होंने अपने लेख लिखे। तो वो भी एक क्या है हमें उनसे भी जानकारी मिलती है, हमें हमारे लिए वो सोर्स की तरह है कि भाई अगर मोहम्मद इब्न बतूता आया या अंग्रेज लोग कोई आए या उनके साथ कोई आए या मैगस्थनीज आया या मोहम्मद गजनवी के काल में कोई आए तो उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो वो सब चीजें क्या है हमारे विदेशी सोर्सेस हैं। और देश में जो हमारे कालिदास जी हैं या हमारे जो और कौटिल्य जी हैं या कलहण के बारे में या पाणिनि है या विशाखदत्त है या पंतजलि है, इन लोगों ने जो अपने लेख लिखे हैं उनके माध्यम से भी हमें प्राचीन हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत भी दो टाइप से, एक तो हमारे देसी जो हमारे इंडियन है और एक है जो फॉरेनर राइटर्स हैं, उनके से भी हमें जानकारी मिलती है। तो हमारे इंडियन में बात करेंगे, सबसे पहले हमारे इंडियन में बात करेंगे तो उनमें धार्मिक स्रोत क्या क्या है। इंडियन में यदि बात करेंगे तो धार्मिक स्रोत हैं, उनके भी दो पार्ट हैं, एक धार्मिक स्रोत है और दूसरे क्या है लौकिक या ऐतिहासिक स्रोत। लौकिक या ऐतिहासिक स्रोत जिनसे हमें इन सोर्सेस के माध्यम से, इन बुक्स के माध्यम से हमें अपने हिस्ट्री के बारे में, हमें अपनी प्राचीन इतिहास के बारे में, उनकी भव्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो धार्मिक स्रोतों में कौन से वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, पुराण है, उपनिषद है, वेदांग है, स्मृति ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, महाकाव्य आदि जो है ये सब हमें धार्मिक स्रोत है। हमें धार्मिक स्रोत के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। उसके बाद में लौकिक साहित्य हैं जो ऐतिहासिक स्रोत है, उनके से हमें क्या फायदा मिलता, क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो लौकिक जो साहित्य है उनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो, और अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित है। कई बार प्रश्न बनता है कि भाई कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से संबंधित जो पुस्तक है वो राजनीति से संबंधित पुस्तक है। वहीं कलहण की राजतरंगिणी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, पंतजलि की जो महाभाष्य आदि, ये सभी हमारे सोर्सेस हैं। हमारी इन बुक्सों के माध्यम से हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगले पढ़ते हैं अगले पॉइंट की, भाई विदेशी जो सोर्सेस थे, जो फॉरेनर यात्री आए उनके साहित्यों से हमें जो जानकारी मिलती है वो भी बड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वो कहां से थे, यूनानी लेखक रहे या यूनानी यात्री जो रहे, चीनी लेखक थे, अरबी लेखक थे, उनके माध्यम से भी हमको बहुत सारी जानकारी अपने प्राचीन इतिहास के बारे में मिलती है। अगला पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो थे उनको एक एक करके हम देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले देखेंगे अभिलेख। अक्सर प्रश्न बन जाता है इन अभिलेखों के बारे में, अक्सर प्रश्न बन जाता है कि शिलालेखों के ऊपर जो लेख लिखे गए, जो प्राचीन काल में हमारे जो राजा महाराजा रहे या उन्होंने उनके अपने लेखकों के माध्यम से, अपने राजकवियों के माध्यम से उन पे लेख लिखवाए ताकि वो चीजें लंबे समय तक रहें। और अभिलेखों में सबसे जो ज्यादा प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उनमें क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा ने लिखा है। यह अक्सर प्रश्न बन जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो वो कलिंग राजा खारवेल से इसका संबंध है। किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, कलिंग राजा खारवेल से संबंध है। दूसरा पॉइंट है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है, तो वो है रुद्रदामन से। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है, वो रुद्रदामन से संबंध है। और नासिक अभिलेख का संबंध किससे है, गौतमी बलश्री से इसका संबंध है। किससे है भैया, नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का कई बार प्रश्न बनता है, सीधा प्रश्न बनता है, प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध है भैया समुद्रगुप्त से। तो इस तरीके से किस राजा का संबंध किस अभिलेख से है, अक्सर इन पर प्रश्न बन जाते हैं। हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हम देख रहे हैं और उसी में सबसे पहला है अभिलेख के बारे में। अगला पॉइंट
ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध है भैया पुलकेशिन द्वितीय से। अक्सर प्रश्न बनता है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो भैया पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंध है। किससे है भैया? मंदसौर का मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख कई बार प्रश्न बनता है, सीधा प्रश्न बनता है, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है? तो वो है राजा भोज। ग्वालियर का संबंध किससे है? राजा भोज। भीतरी अभिलेख का संबंध किससे है भैया? तो वो बनता है स्कंदगुप्त से। किससे? स्कंदगुप्त से। अगला प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न बना है कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे है? तो बंगाल के शासक रहे हैं विजयसेन। बंगाल शासक विजयसेन का संबंध किससे है? देवपाड़ा अभिलेख से। अक्सर क्या कई बार प्रश्न बना है कि मास्की तथा गुजरा अभिलेख का संबंध किससे है? तो वो है अशोक। और ये वो पहला इनका था अशोक अभिलेख जो था कि इसमें इनका नाम अशोक पहली बार आया। इसमें यही वो अभिलेख था जिसमें सबसे पहले किसी का नाम आया, अशोक नाम आया था। तो इस तरीके से हमें एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट पते होनी चाहिए। भाई हमें आर्कियोलॉजी जो सर्वे है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, उनमें अभिलेख है और अभिलेख में अक्सर प्रश्न बनता है कि किस अभिलेख का संबंध किस राजा से। तो हमें एक एक करके इन पॉइंटों को भी याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट है सिक्के। प्रश्न बनता भाई सिक्के भी तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो सकते हैं। सिक्कों के माध्यम से भी हमें अब उनके प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक एक करके इन पॉइंटों को समझेंगे। सिक्कों का जो अध्ययन है, न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब सिक्कों का अध्ययन। और प्राचीनतम सिक्के हैं वो हैं आहत सिक्के। कई बार प्रश्न बनना है, सीधा प्रश्न बनता है कि प्राचीनतम सिक्कों का संबंध किससे है? तो आहत या पंचमार्क, सीधा आएगा आहत सिक्के या पंचमार्क। वो प्रश्न है, वो पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे आपके पेपर में आने हैं। ज्यादा इधर उधर का मैंने कोई कुछ पॉइंट्स नहीं रखा आपके लिए। वो पॉइंट्स लेकर आया हूं, वो हिस्ट्री का तैयार करा रहा हूं ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो और इसके साथ साथ आपके जो वो प्रश्न पॉइंट्स के माध्यम से कि वो आपके वही प्रश्न मिले जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहां से प्रश्न बने, और सर के तो वही प्रश्न है जो अक्सर पेपरों में आ रहे हैं और आपकी बहुत हेल्प करेंगे। चाहे मॉक लगाइए, रिवीजन टेस्ट दीजिए या प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, और जब फाइनल पेपर में बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत हुई है इन पॉइंटों में। तो आप इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखें, जीएस सबसे ज्यादा रिवीजन मांगती है दोस्त। तो अक्सर इसका रिवीजन जरूर करते रहे, क्योंकि अगर आप रिवीजन छोड़ देंगे तो जीएस आपसे दूर हो जाएगी, इसलिए रिवीजन जरूर रखें। तो प्राचीनतम सिक्कों का संबंध आहत या पंचमार्क। वहीं सर्वप्रथम सिक्कों का पर लेख लिखने का, जो सबसे पहले सिक्कों पर लेख का कहीं वो मिलता है तो वो है यवन शासकों का। किनका? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो प्राचीनतम मिलता है वो है यवन शासक। उसके बाद समुद्रगुप्त जो थे वो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, उनकी मुद्रा है कि वो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए प्रदर्शित होते हैं। तो वो क्या है कि उनका संगीत प्रेमी होने का अक्सर प्रश्न बनता है कि कौन ऐसे राजा जो जिनको संगीत प्रेमी थे और सिक्कों पर जिनका वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, उनका नाम है समुद्रगुप्त। वहां चंद्रगुप्त भी देगा, स्कंदगुप्त देगा, समुद्रगुप्त देगा और चंद्रगुप्त मौर्य देगा। तो उस तरीके से आपको याद रखना कि उसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला स्मारक और भवन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्मारक और भवन से भी हमें जो वो रहे हैं उनसे भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी शैली क्या रही है, भवनों की शैली क्या रही है। अक्सर प्रश्न बनता है भाई उत्तर भारत के मंदिर या भवनों की क्या शैली रही है, तो वो रही है उत्तर भारत में भैया नागर शैली। उत्तर भारत में कौन सी? नागर शैली। और दक्षिण भारत के क्या रही है? दक्षिण से दै और दक्षिण से दै से द्रविड़। और नागर और द्रविड़ शैली के मिलान से उत्तर में नागर, कई बार प्रश्न बना है उत्तर भारत के मंदिरों की क्या शैली रही है, तो वो है नागर शैली। दूसरा प्रश्न बनता है कि भाई दक्षिण भारत के मंदिरों की क्या शैली रही है, वो है भैया द्रविड़ शैली। और जब नागर शैली और द्रविड़ शैली, उत्तर भारत की शैली और दक्षिण भारत की शैली का मिलान होता है तो वही बन जाती है भैया बेसर शैली। कई बार प्रश्न बना है नागर और द्रविड़ शैली का से कौन सा किस शैली का उद्भव होता है, तो वो नागर और द्रविड़ शैली दोनों कौन से बनाते हैं, वो है बेसर शैली। इस तरीके से उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, और नागर और द्रविड़ दोनों मिलकर जब बनती है तो बनती है बेसर शैली। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में आते हैं धर्म ग्रंथ।
भाई आपने देखा अभिलेख हो सकते हैं, दूसरा आपने देखा सिक्कों के माध्यम से। अब बात करते हैं धर्म ग्रंथों के बारे में। धर्म ग्रंथ भी हमारे जो हैं वो सोर्सेस हैं, हमें उनसे बहुत सारी जानकारी अपने प्राचीन इतिहास के बारे में मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट यदि करें तो वो है वेद। वेद सबसे क्या है, भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद जो है भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इनकी संकलनकर्ता कौन है, वो है वेद व्यास जी। इनके संकलनकर्ता है वेद व्यास जी। वेद जो है वो कुल कितने हैं, 4 वेद कितने हैं, कुल 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उसके बाद आप देखेंगे जो G20 की थीम चली हुई है, जो आप G20 की देख रहे होंगे थीम, वसुदेव कुटुंबकम, इस G20 की थीम जो ली गई है वो भी आपके ऋग्वेद से ही है। वो भी कहां से है, वो भी ऋग्वेद से है। तो G20 की जो थीम वसुदेव कुटुंबकम है वो भी ऋग्वेद से है। तो एक एक पॉइंट जीएस आप देखेंगे कि करंट से भी हम जोड़ के चल रहे हैं और साथ ही हिस्ट्री की जो भी प्राचीन सोर्सेस हैं उनके बारे में भी हमें वेदों से जानकारी मिलती है। तो कुल कितने हुए, 4। और पहला क्या है जो हमने बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उसमें सबसे पहला कौन सा है, वो है ऋग्वेद। तो हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में आपने देखा कि ऋग्वेद जो पहला वेद है वो है ऋग्वेद। इसके मंडल कितने हैं, इसमें कुल 10 मंडल हैं। और इसके सूक्त कितने हैं, 1000। प्रश्न बनता है कि कितने इसके मंडल हैं, वो है 10 मंडल। प्रश्न अगला बनता है कि कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त है। और इसकी ऋचाएं कितने हैं, श्लोक कितने हैं, 10,462 इसकी ऋचाएं हैं। और ये किस लिए, ईश्वर महिमा, आर्यों की जानकारी के बारे में ये हमें बताता है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्रमाणिक है। जो ऋग्वेद है उसके क्या है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 इसकी ऋचाएं हैं। ईश्वर महिमा, आर्यों की जानकारी इसमें होती है। इसके जो 10 मंडल है उसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना किसने की, विश्वामित्र जी ने। और यह गायत्री मंत्र सूर्य देव भगवान सावित्री को समर्पित है। तीसरे मंडल गायत्री का में विश्वामित्र के लिए है। नौवां मंडल क्या है, देवता सोम को समर्पित है। नौवां मंडल क्या है, देवता सोम को। और 10वें मंडल में चातुस्वर्णीय समाज। चातुस्वर्णीय कौन है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों जो है वो ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए हैं। और वही चातुस्वर्णीय समाज के बारे में जो पुरुष सूक्त है वहीं पुरुष सूक्त जो है उसमें ही चतुस्वर्णीय, पुरुष सूक्त जो है उसमें चातुस्वर्णीय समाज, जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है। कई बार प्रश्न बनता है कि 10वें मंडल में चातुस्वर्णीय समाज की कहां, पुरुष सूक्त में इसकी बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही आप देखेंगे कि ऋग्वेद में ही इंद्र के लिए 250 कई बार प्रश्न बना है। 250 मंत्रों के 250 वर्ड है, किसके लिए, इंद्र के लिए। और अग्नि का कितनी बार, वो 200, अग्नि के लिए 200 का मंत्रों का उसमें उल्लेख है। साथ ही जो अघन्य, कई बार प्रश्न बना है, अघन्य गाय के हेतु लिए प्रयुक्त है। सीधा प्रश्न बनता है कि अघन्य किसके लिए, गाय के लिए। न मारे जाने वाला पशु, बहुत ही पवित्र जिसे कहेंगे या वो है गाय की पवित्रता। ठीक है, तो इस तरीके से ऋग्वेद के बारे में जो उल्लेख है, ऋग्वेद के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या है कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं, ईश्वर महिमा और आर्यों की जानकारी। तीसरे मंडल में गायत्री, विश्वामित्र के बारे, विश्वामित्र ने जिसकी रचना की। साथ ही 9वां देवता सोम के लिए। और चतुस्वर्णीय जो पुरुष सूक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके बारे में जानकारी भी 10वें मंडल से मिलती है। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते चले। नंबर दूसरा पॉइंट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या हुआ, यज्ञ और नियमों का संकलन, जो में यज्ञों के नियमों का जो संकलन है वो यजुर्वेद में है। साथ ही ये गद्य और पद दोनों में है। और इसके 2 भाग है, क्या, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यज्ञों के नियमों का संकलन है, गद्य और पद दोनों में है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला पॉइंट है
सामवेद के बारे में। अगला जो वेद है वो है सामवेद। यह ऋग्वेद पर आधारित, जो पहला वेद है ऋग्वेद उस पर आधारित है। संगीत का जनक है, संगीत से संबंधित है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र है उनका संकलन इसमें किया जाता है। तो सामवेद के बारे में कि यह ऋग्वेद पर आधारित है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये गद्य और पद्य में है। और संगीत पर, सॉरी, ये क्या है, गद्य और पद्य पर यजुर्वेद है। और संगीत का जनक जो है वो है सामवेद। और साथ ही जो यज्ञ होते हैं उनके समय में, उनके अवसरों पर गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उनका संकलन भी कहां पर है, सामवेद में। बढ़ते हैं चौथे वेद की तरफ, अथर्ववेद में क्या है, औषधियों के बारे में, अंधविश्वासों के बारे में, जादू टोने पे, श्राप मुक्ति और तमाम तरीके के जो भी है वो सब किसमें, अथर्ववेद में उसकी जानकारी है। इसमें एक प्रश्न अक्सर बनता है कि सभा समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति, वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, उसका उल्लेख कहां मिलता है, तो भी अथर्ववेद में ही मिलता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद आपने देखा कि वेद हो गए। वेद के बाद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखते हैं कि संहिता के बाद, संहिता कौन, चारों वेद को ही हम क्या कहते हैं भैया, संहिता कहते हैं। चारों वेद को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। संहिता के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वो है ब्राह्मण ग्रंथ, जिनसे हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन्हीं क्या था, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पे ही इनके क्या थे, ये इनके भाग हैं। या ऋग्वेद के कौन से हैं ब्राह्मण ग्रंथ, वो ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय और शतपथ। और जो ये शतपथ है ये क्या है, इसके बारे में कई बार प्रश्न बनता है कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ऋग्वेद के बाद स्थान है। जो यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण है, उस शतपथ ब्राह्मण का स्थान जो है वो ऋग्वेद के बाद यदि किसी ब्राह्मण ग्रंथ का है तो वो कौन सा है, शतपथ। शतपथ ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। इसके दो पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो इसको स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, और दूसरा इसमें क्या किया गया है कि इस जो शतपथ ब्राह्मण को, इसको ऋग्वेद के बाद स्थान दिया, इतना पवित्र इसको माना है। और अगला बढ़ते हैं सामवेद। 25 ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, सामवेद का। और अक्सर प्रश्न बना है कि गोपद किसका है, तो अथर्ववेद का। गोपद किसका है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगले पढ़ते हैं, अगले पॉइंट, अगले सोर्सेस की तरफ की, जो हमें बतलाता है उपनिषद। और कुल कितने उपनिषद हैं, वो है 108 उपनिषद। कितने हैं कुल, 108 उपनिषद। और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्सर प्रश्न बनता है जाबलोपनिषद के बारे में कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहां मिलता है, तो चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है जाबलोपनिषद में। जो चारों आश्रम है उन आश्रमों का उल्लेख कहां पर मिलता है, वो मिलता है जाबलोपनिषद में। तो आते हैं अगले सोर्सेस की तरफ। अब आती है बात स्मृति ग्रंथ पर। अगले बात है स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति क्या है, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। नारद स्मृति जो है वो है गुप्त काल से संबंधित। प्रश्न बनता है कि नारद स्मृति किस काल से है, तो वो भैया है गुप्त काल से। अगला पॉइंट, अगला सोर्सेस क्या है, वेदांग। वेदों के जो अंग रहे वेदांग, वेदों को भली भांति समझने हेतु वेदांगों का निर्माण हुआ, या वेदांगों से हमें जो जानकारी मिलती है वो वेदों को भली भांति समझने में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। कुल कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये 6 हैं। टोटल कितने हैं वेदांग, 6। कौन से, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कुल कितने वेदांग हैं, टोटल हैं 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इस तरीके से हमें वेदांगों से जो वेदों को भली बातें समझने हेतु जिनका प्रयोग होता है वो है वेदांग। इनकी संख्या कुल कितनी है, 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अगला पॉइंट है पुराण। अगले पॉइंट क्या है, पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है भाई, पुराणों के अक्सर प्रश्न बनता है, पुराण कितने हैं, कुल पुराण कितने हैं, 6। 9 वेदांग 6 हैं,
पुराण है भैया 18, उपनिषद कितने हैं भैया 108, उपनिषद कितने हैं 108, वेद कितने हैं 4। अक्सर इनसे प्रश्न पूछता, वेद कितने हैं 4, उपनिषद कितने हैं आपसे पूछ लेगा तो पुराण 108, पुराण पूछ लेगा तो 18, वेदांग पूछ लेगा तो 6। इस तरीके से हमें एक एक पॉइंट इनके पता होने चाहिए। रचयिता किसने की पुराणों की, लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रसर्वा ने। पुराणों की रचना किसने की, तो लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रसर्वा। मत्स्य पुराण जो है वो प्राचीन है, सबसे प्रामाणिक है। पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। और किस वंश का है, आंध्र और सातवाहन वंश। कई बार प्रश्न बनता है भाई मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो मत्स्य पुराण है और प्रामाणिक भी है और सबसे प्राचीन भी है। बढ़ते हैं अगले सोर्सेस की तरफ। अब हमने पहले देखा था, हमने इससे पूर्व कैक में देखा था पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल स्रोत। अब देख रहे हैं हम साहित्यिक स्रोत। अब देख कौन सा खंड है, कौन सा है, साहित्यिक साहित्यिक स्रोत में भैया बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है और अन्य साहित्य है। बौद्ध साहित्य में कौन से हैं, जातक में कौन सा है, बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो किसमें है, बौद्ध ग्रंथों में। जैन, अब जब जैन धर्म की बात करते हैं उसके इतिहास में क्या कि आगम जो है जैन साहित्य के बारे में, आगम को क्या है जो जैन साहित्य है उसके बारे में कौन बतलाता है, आगम। कल्पसूत्र क्या है, जो जैन के प्रारंभिक इतिहास है, कल्पसूत्र क्या है जो जैन का प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में कौन बताता है, जैन कल्पसूत्र। और भगवती सूत्र क्या है भैया, भगवती सूत्र बताता है महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, जिनको जैन धर्म का जो तीर्थंकर, जैन धर्म का जनक मान लो एक तरीके से, तो वो जैन धर्म के संस्थापक कहते हैं, कह लो तो वो क्या है, भगवती सूत्र में ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें, महावीर स्वामी की जानकारी किसमें, भगवती सूत्र में। और अन्य नाम जो है, अन्य साहित्यिक स्रोत में क्या है, चचनामा है। चचनामा कई बार फेमस है, अली अहमद। चचनामा के कौन है, अली अहमद। और गार्गी संहिता के कौन है, वो है कात्यायन। गार्गी संहिता कात्यायन। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों के बारे में पता होना चाहिए। साहित्यिक स्रोत हमने पहले पढ़ा, पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद आए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में बौद्ध, जैन और अन्य। तो अन्य में जातक, बुद्ध की पूर्व कथाएं। जैन में देखेंगे आगम, जिसमें जैन साहित्य का उल्लेख है। कल्पसूत्र, जिनमें जैन का प्रारंभिक इतिहास है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य में चचनामा कई बार प्रश्न बना है, कौन राइटर है, अली अहमद है। और गार्गी संहिता कात्यायन। तो इस तरीके से कात्यायन। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। कालिदास जी की क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है। संगम साहित्य से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी। और जो वो चचनामा में अभी बताया, अली अहमद, अक्सर प्रश्न बनता है या तो राइटर के बारे में या अरबों की सिंध विजय, अरबों की जो सिंध विजय है उसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, वो अली अहमद की पुस्तक चचनामा से हमें क्या मिलता है। या तो प्रश्न इस पर बनता है कि राइटर कौन है, या इसमें जो घटित घटनाओं का उल्लेख है कि अरबों की सिंध विजय का उल्लेख कहां मिलता है, तो उसका चचनामा। और चचनामा के राइटर कौन है, अली अहमद। इस तरीके से दो तरीके से हमने पढ़ा कि पुरातात्विक स्रोत कौन से, और अब पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। अगला पॉइंट, विदेशी यात्री। अगला पॉइंट क्या है, विदेशी यात्रियों से हमें जो जानकारी मिलती है उनके साहित्यिक स्रोत क्या है, तो वो है यूनानी रोमन में जो राइटर्स हैं, जो यात्री रहे, जो इतिहासकार रहे, उनमें सबसे फेमस जो है और सबसे ज्यादा अक्सर प्रश्न जिनसे बनता है, हेरोडोटस क्या है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। और इन्होंने पुस्तक लिखी कौन सी, हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है, प्रश्न बनता है, हेरोडोटस ने। इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। और हेरोडोटस कौन है, यूनानी रोमन
लेखक थे। अगला है मेगास्थनीज आए। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मैं से मेगास्थनीज और मैं से मौर्य, तो चंद्रगुप्त मेगास्थनीज कहाँ है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पुस्तक कौन सी लिखी? वो पुस्तक थी भैया इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। और किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के। डाइमैक्स, डाइमैक्स जो थे वो किसके काल में आए? बिंदुसार। अक्सर प्रश्न बनता है सीधा कि डाइमैक्स किसके दरबार में आए? डाइमैक्स आए बिंदुसार के। हमारे कराने का तरीका ये है कि या तो सीधे प्रश्न आपको पढ़ा दिए जाए कि वन पॉइंटर 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 प्रश्न प्रश्न प्रश्न, या पहले प्रश्न हम सिलेबस करा रहे हैं और जो सिलेबस का तरीका है उसमें देखिए आप पॉइंटर भी क्लियर हो रहे हैं कि भाई पॉइंट से पढ़ा रहे हैं, प्लस में आपके प्रश्न भी बन रहे हैं। हम जो प्रश्न बन रहे हैं वो साथ के साथ प्रश्न भी करा रहे हैं। जैसे प्रश्न पूछ लेगा भाई डाइमैक्स किसके काल में आए, साथ में देखो हर तरीके से मैं करा रहा हूं कि के, खे, गे, घे या ए बी सी डी। तो आपसे मान लो चंद्रगुप्त मौर्य पूछ लेगा, आपसे अशोक पूछ लेगा, या समुद्रगुप्त पूछ लेगा, या आपसे इसका बिंदुसार पूछ लेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट, आपका पॉइंटर भी कंप्लीट, और आपके प्रश्न करने का तरीका एक ही प्रश्न में आपके हर एंगल से मैं तैयारी करा रहा हूं ताकि आपका कोई प्रश्न छूटे ना। तो टॉलमी, टॉलमी का संबंध किसने? भाई भारत का भूगोल। टॉलमी का संबंध किसने है? टॉलमी का के कौन सी पुस्तक लिखी? भारत का भूगोल। कई बार प्रश्न बना है। पिलनी, पिलनी का संबंध कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक किसने रखी है? वो पिलनी। और राइटर कौन है? यूनानी रोमन लेखक हैं सभी। कौन? हेरोडोटस भी, मेगास्थनीज, डाइमैक्स, टॉलमी और पिलनी। बढ़ते हैं अगले विदेशी यात्रियों के बारे में। चीनी लेखक जो थे, चीनी राइटर जो विदेशी हमारे यहाँ आए, फॉरेनर आए, तो फाइयान किसके दरबार में? फाइयान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन आए? फाइयान। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। संयुग्मन किसके में? 518 ईस्वी में आए। हैंसवांग, हैंसवांग बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। हैंसवांग हर्षवर्धन, है से हैंसवांग, है से हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन के काल में हैंसवांग आए। 630 से 645 तक ये भारत में रहे। 629 से ये चाइना से चले और 630 में भारत पहुंचे और 645 तक ये भारत में रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में हैंसवांग ने अध्ययन किया। उस समय शीलभद्र उस नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कई बार प्रश्न बना है कि भाई हैंसवांग किसके काल में आए? हर्षवर्धन। हैंसवांग कब से कब तक भारत में आए? 630 से 645। कई बार प्रश्न बनता कि हैंसवांग ने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की? तो वो नालंदा में अध्ययन किया। हैंसवांग जब नालंदा में अध्ययन किया तो उस समय उनके कुलपति कौन थे? तो वो शीलभद्र। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इत्सिंग आए। इत्सिंग कौन सा भैया? 7वीं शताब्दी में। इत्सिंग कब आए? 7वीं शताब्दी में। तो अरबी लेखकों से हमें क्या पुरातात्विक स्रोतों से, जो ये हमारे साहित्यिक स्रोत हैं विदेशियों के, उनसे हमें बहुत लाभ मिलता है। तो अलबरूनी से क्या फायदा? अलबरूनी कब आए? वो महमूद गजनवी के काल में। कब? महमूद गजनवी के काल में। और उन्होंने कौन सी फेमस पुस्तक लिखी है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी भैया? अलबरूनी ने। बहुत फेमस। अलबरूनी, गजनी। तो यहां से पॉइंट याद रख सकते, अलबरूनी और इधर से गजनी। क्लियर? अगला इब्न बतूता। इब्न बतूता कब? मोरक्को के निवासी थे। और मोरक्को से किसके काल? मोरक्को, मोहम्मद तुगलक। इस तरीके से आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं। इब्न बतूता मोरक्को, और मोरक्को से मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के काल में कौन आए? इब्न बतूता। मोहम्मद तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया। यह प्रश्न बनता है भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो वो कौन थे? इब्न बतूता। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? कई बार प्रश्न बनता है कि रेहला पुस्तक किसने लिखी? रेहला पुस्तक जो लिखी वो भी इब्न बतूता ने लिखी। तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट हमने आज ये प्राचीन हिस्ट्री प्रारंभ किया, और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने जो सबसे पहला टॉपिक आज लिया वो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आपके लिए मोटिवेशनल और इस तरीके की जो दिल्ली पुलिस से संबंधित जो भी फाउंडेशन या जीएस से संबंधित जो भी प्रश्न, पॉइंट्स, टॉपिक और क्वेश्चन तरीके से आपको कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।